हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर, मुर्शिदाबाद पाठशाला। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, नमस्कार सर, मुर्शिदाबाद पाठशाला। हाँ जी बेटा, नमस्कार। आपको क्लासेस फर्स्ट में है? पाठशाला। क्या चीज? आपको क्लासेस फर्स्ट में लग गया? हाँ, हमारा आज का फर्स्ट में ही लगा था आई गेस, पता नहीं, पहले से ही लगा हुआ था। टाइम टेबल में काफी बच्चे आपको सरप्राइज हो गए देख के। टाइम टेबल में पहले से नहीं था क्या? नो सर। नहीं नहीं, टाइम टेबल में दिया हुआ था, पाठशाला। पहले से ही था। हाँ सर, पहले से टाइम टेबल में। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मोतिहारी पाठशाला। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोतिहारी पाठशाला। गुड मॉर्निंग सर, जमशेदपुर पाठशाला। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जमशेदपुर पाठशाला। ठीक है, तो एक बार फटाफट से पीछे की चीजें कुछ कुछ रिवाइज कर लेते हैं। बताइए आप लोग जो है जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें से जो हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर कल जो आप 2 केस बताए थे ना, एक वो सडन ड्रॉप छोड़ने वाला और एक मास ऑब्जेक्ट लटका के, एक बार उसको फिर से बता दीजिए। ठीक है, मतलब हल्का हल्का ऊपर से। समझ गए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, पटना पाठशाला। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पटना पाठशाला। सर, देखिए, क्वेश्चन भेज दें अभी या? हाँ भेज दीजिए, अगर एसएचएम का है तो बिल्कुल भेज दीजिए। एसटीएम का ही है। एक केस था ये कि जैसे स्प्रिंग को यहां पर रखा, ठीक है, अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, किसी तरह का कोई इलोंगेशन नहीं हो रखा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि अपनी नेचुरल लेंथ पर है। और हमने कहा कि इससे हमने एक ब्लॉक को लटकाया, इससे एक ब्लॉक को लटकाया, हैंग कराया, और जब इसको हैंग कराया तो ये कुछ एक्स नॉट डिस्टेंस तक इलोंगेट हो गई, और यहां इसने अपना नया इक्विलिब्रियम बना लिया होगा। और ये इक्विलिब्रियम कैसे बना होगा कि जो mg ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी उसको स्प्रिंग का जो फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स कितना रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स रहा होगा के एक्स नॉट का, उसने बैलेंस कर लिया होगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई होगी कि के एक्स नॉट बराबर हो गया किसके, mg के। तो जो एक्स नॉट इलोंगेशन बना जहां पे इक्विलिब्रियम आया है वो हो गया मेरा mg बाय के का। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस स्प्रिंग मास सिस्टम को धीरे धीरे यहां से धीरे धीरे लाकर हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए और यहां तक लेकर आते तो ये रेस्ट पर ही रहता हमेशा। यहां पर ये ब्लॉक आराम से जो है रेस्ट स्टेट पर बना रहता। और फिर अगर आप इसको इसकी मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस करते, लेट सपोज आपने वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, तो ये इस पोजीशन से वाई डिस्टेंस मतलब इस पोजीशन के अबाउट क्या करना शुरू कर देता है, ऐसा ऑसिलेट करना शुरू कर देता। तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मीन पोजीशन से कितना आपने डिस्प्लेस किया है। ठीक, तो इस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वाई हो जाते। लेकिन मैंने कहा कि एक और केस अगर हम बनाएं और उसमें मैंने अगर कहा कि ठीक है चलो भाई यहां से मैंने इसको सडनली ड्रॉप कर दिया, सडन इसको ड्रॉप कर दिया, तो अगर इसको मैंने सडनली ड्रॉप कर दिया तो आप एक बार बताओ ना, मीन पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट ही हो गया ना। यस सर। तो उस केस में फिर ये यहां से ड्रॉप किया है सडनली, तो यहां पे आया होगा और कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी से और नीचे चला गया होगा। तो उस केस में इस पोजीशन के अबाउट ये कितने ऑसिलेशन से, कितने एम्पलीट्यूड से, 2x नॉट। मतलब नहीं एम्पलीट्यूड अगर वर्ड बोल रहा हूं तो एम्पलीट्यूड कितना रहा होगा एक्स नॉट का, और मैक्सिमम यहां से कितना डिस्प्लेस्ड और नीचे जाएगा, या यहां से देखा जाए तो ये एक्स नॉट, और क्योंकि वेलोसिटी होगी तो और फर्दर एक्स नॉट। तो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितना
2x0 तक एक्सटेंड करेगा। तो अब क्वेश्चन के ऊपर है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना होगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि सडनली ड्रॉप किया है, यहां से सडन ड्रॉप कर दिया है और मैक्सिमम इलॉन्गेशन बताओ, तो वो 2x0 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बताओ, तो वो कितना हो जाएगा, वो x0 हो जाएगा। मुजफ्फरपुर पाठशाला पीछे जरा माइक देना। लास्ट में जी सर। एक्सप्लेन कर दो सारा जो बताया अभी तक। एक शब्द भी तुमने सुना है तो एक्सप्लेन कर दो। एक शब्द, एक लाइन बता दो, कोई सी भी एक लाइन। अभी 5 मिनट पहले ही सारी बातें हुई हैं। अपने बगल वाले को दो। यस सर। हाँ बताओ, तुम बता दो। अब इतना सन्नाटा क्यों है भाई, अब तो बोलो। अभी तक तो तुम्हारी पूरी पकड़ पकड़ चल रही थी। अब बोल ही नहीं रहे हैं। बताओ मुझे कितना कंपटीशन टफ है, जहां जनता को जो चल रहा है रनिंग में उसका एक लाइन ना पता हो, वहां पे कहां कंपटीशन है ही कहां कंपटीशन भाई। असल में कंपटीशन होगा तो मुझे पता है एक भी सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन ही नहीं है ही नहीं। है देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने है। मैं ये कह रहा हूं एक लाइन गलत सही जो तुम्हें बनती हो बता दो मेरे को, क्या बताया। सुना हो तो बताए ना। तो हाँ ले लीजिए, माइक ले लीजिए भैया से। भैया भैया उसमें संकोच में आ गए। शांति से बैठिए, आराम से, ठीक है। हाँ हाँ, हंसी भी भैया को खूब आ रही है। हंसो, यही फ्यूचर में तुम्हारे सामने तुम ही हंस रहे होगे अपने ऊपर। है ना, बढ़िया है। तो मैं बार बार वही बता रहा हूं। और देखिए ये फिर से भाई लोगों ने एक बार फिर से ये मोटिवेशन दिया है, जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं, कि ऐसा एक दो लोग नहीं है। इन पे हम गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फायदा नहीं है ना। क्या फायदा, मतलब ऐसा तो अब हम क्या 22 लाख लोगों पे जाके थोड़ी ना गुस्सा करेंगे। मुझे पता है 22 लाख लोगों की कंडीशन यही है इस समय। हाँ, तो ये उन 22 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ा नंबर है भाई। तो क्लास में सुनने समझने, अब देखो क्लास में सुनेंगे समझेंगे नहीं, अभी घर जाके तो जब टीचर सामने खड़ा हुआ है तब तो सुन नहीं रहे हैं कह दो। अकेले में तो कितना ही डिसिप्लिन होंगे तो अंदाजा लगाई जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहां 0 से शुरू किया था, अगर आप 5 पे भी पहुंच गए हो ना, तो बहुत उम्मीद है कि आप सेलेक्ट हो रहे हो। क्यों? क्योंकि बाकियों ने इतना गड्ढा खोद के इतना नीचे पहुंच गए हैं ना कि सर के बल भी हो जाएंगे तो भी यहीं 0 पे भी नहीं पहुंचेंगे।
और दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से स्पीड के साथ गड्ढे खोदे जा रहे हैं। तो आपको तो मेहनत ही कहां करनी है, इसको तो मेहनत ही कहां करनी। ये है जनता ना, 22 लाख बैठी है, मेहनत कर रही है। और बिल्कुल अपने पूरे सही एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हर साल देखते हैं। ठीक है, चॉइस आपकी है कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है या इस दिशा में। ठीक है, और रिजल्ट का क्या, एक दिन होगा, बहुत सारे लोगों का चेंज हो जाएगा, मतलब, और बाकी लोग तो हैं ही अपने यहाँ पे, और क्या। ठीक है, चलिए। हाँ, बस दूसरा एक रिक्वेस्ट क्या है कि अपने चक्कर में दूसरे का वो खराब मत कीजिए, बस, है ना, क्योंकि आप अकेले तो पढ़ नहीं रहे हैं, और भी साथ में लोग पढ़ रहे हैं। तो अपने चक्कर में दूसरे का खराब मत कीजिए। मतलब बैठे हैं तो शांति के साथ अपना आराम से बैठिए। ठीक है, ऑल्दो पीछे बैठे हैं, थोड़ा कम कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं कि पता चला आगे तक शोर आ रहा है, आगे वाले बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है। सपोर्ट कीजिए तो पूरा सपोर्ट कीजिए ना, खाली ऐसे ही थोड़ी ना, पूरा सपोर्ट कीजिए कि भाई तेरी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होने नहीं देंगे और हम पढ़ेंगे नहीं, तो इज्जत भी होगी फिर आपकी। ऐसे तो इज्जत भी नहीं होगी, कम से कम ऐसे ही काम कर लो कि इज्जत हो जाए। ठीक, तो क्या करें, ये मत पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो यार वो उसका दिक्कत हो जाएगा, और शायद उसको ज़्यादा ज़रूरत हो, है ना। तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा सपोर्ट करो उसको, क्लास डिस्टर्ब मत करो। ठीक, बाकी मुझे पता है कि अभी तुमको ये सब वो लग रहा होगा, अरे क्या बात कर रहे हैं, 2-4 साल रुकिए, आपको भी पता चल ही जाएगा। अभी तो माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो ना, इसलिए 2-4 साल रुको, ज्यादा थोड़ी ना रुकना, 4 साल तो ऐसे बीतता है यार। ठीक, अभी तुमको लग रहा होगा क्या क्या फालतू की बात कर रहे हैं गुरुजी, है इनको क्या पता। ठीक है, चलो, अभी तो मजाक मजा आ रहा होगा, मजाक लग रहा होगा, 2-4 साल में आ जाएगा बिल्कुल, है ना। अच्छे अच्छे ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ गए हैं। चलिए, हाँ जी, ये क्लियर है आपको, मुजफ्फरपुर पाठशाला से पूछा था आपने। यस सर, क्लियर है सर। अब आप सोचो ना, आपको क्लियर करने से आप कितने सारे बच्चों से आगे हो गए हैं, आपको भी पता नहीं है, हमें पता है कितने सारे बच्चों से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारे बच्चों ने सुना ही नहीं होगा, बैठे होंगे कि आएगा महा रिवीजन, उसमें पढ़ेंगे। महा रिवीजन की सीरीज आएगी, एक दिन में तुक्के कैसे मारे, कोई वीडियो बना देगा, उसको देख के मार के आएंगे तुक्का, उससे सिलेक्शन हो रहे हैं। सही है, अब तो और डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब पे तो ऐसा टीचर ने डिस्ट्रैक्शन मचा रखा है, पूछो नहीं। बढ़िया है, अच्छा है। हाँ सर, हाँ आज क्लास से पहले सिद्धार्थ मुझे क्या बोल रहा था हाँ, कि ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तुमको और पढ़ना होगा सिलेक्शन करने के लिए। बिल्कुल और पढ़ना होता। अगर और दूसरे किसी और सिलेक्शन दुनिया में होते, किसी और देश में होते, ठीक है, किसी और देश में होते तो बिल्कुल पढ़ना पड़ता, लेकिन ये हिंदुस्तान है मेरी जान, यहाँ पे ज्यादा पढ़ने से हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बाकी बैठे हैं ना गड्ढा खोद खोद के नीचे। क्या करोगे, हम क्या बता। मोटिवेट हो गया, लेकिन आपका बात कुछ मोटिवेट मैं बहुत सॉलिड बता रहा हूं, ये बहुत सॉलिड और सत्य बात है, बहुत सॉलिड। जनता तो सुन ही नहीं रही है, जो सुन ही नहीं रहा है वो क्या समझ रहा होगा और क्या घर जाके पढ़ रहा होगा। और ऐसे एक दो लोग नहीं है, ऐसे सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बस अपने को ध्यान ये रखना है कि अपने को थोड़ा ऐसे लोगों से बचना है, थोड़ा दूरी बना के रखनी, दूर से नमस्ते भैया, भैया बड़े भाई आप हो बस, और अपना काम करते रहना है। आप अपना एफर्ट थोड़ा बहुत भी डाल रहे होगे, बाकी तो सपोर्ट करने के लिए पब्लिक है भाई। हाँ, पब्लिक बैठी है कि एक दिन पहले देखूंगा यूट्यूब पे महा रिवीजन, महासंग्राम, महाबलशाली, बाहुबली, कुछ आएगी सीरीज, देख लेंगे उसको, उससे सिलेक्शन हो रहे हैं क्या? मन का भ्रम है। सर एक क्वेश्चन था हाँ जी, तो इसमें पूछना सर,
अगर एक्स नॉट मतलब कि उसको मास को कहाँ से लाके डेमले से डेली छोड़ रहे हैं? इसकी नेचुरल लेंथ से। एक्स नॉट डिस्टेंस मतलब कि इलोंगेट हो गया उसके बाद छोड़ रहे हैं नहीं कि वही नहीं नहीं, यहां से जब मैंने इसको छोड़ा, यहां मतलब मास जैसे लगा दिया, ठीक है, हाँ और सडनली छोड़ा, हाँ तो सडनली छोड़ा तो कहीं तो एक जगह इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी ना, यस सर और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर आएगी? यहां पर, नॉट ठीक। तो अब जरा सोचो कि यहां पर वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0 और जब अपने इक्विलिब्रियम पर आई होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम हो चुकी होगी। मैक्सिमम तो एक तरीके से यही इसके मीन पोजीशन के अबाउट इसका ऑसिलेशन हो गया होगा। यस सर तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या बन जाएंगे इस सिचुएशन में? एक्स नॉट समझ गए? और कितना इलोंगेट होगा? इतना ही। अगर ये एक्स नॉट गया है तो इतना ही एक्स नॉट क्या होगा? ये नीचे भी जाएगा। यस समझ तो मैक्सिमम इलोंगेशन क्वेश्चन पूछता है तो यहां से मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो गया? 2x नॉट। और एम्पलीट्यूड पूछता है तो x नॉट। ठीक है? हेलो सर हाँ जी। सर ऐसे बस हम लोग का बीच में होता है सब बीच में होता है ऐसा सब बैच में नहीं, ऐसा हिंदुस्तान की हर क्लास में होता है। तब सर दिक्कत नहीं कंपटीशन भैया मेरे तो और बोल क्या रहे हैं डे 1 से, कंपटीशन है ही नहीं, है ही नहीं कंपटीशन। और बाकी क्लासेस की तो हालात और गंभीर हैं। सही बता रहे हैं मैं आपको। ऊपर से सामने से कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं क्लास में बहुत ध्यान से सुन के आता हूं। कौन बोलेगा कि मैं क्लास में ध्यान से नहीं सुनता हूं, मैं मखौल मचाता हूं और अपना इधर उधर कुछ कुछ करता हूं? ऐसा कोई बोलेगा क्या? ऐसा कोई थोड़ी बताएगा कि मैं मक्कार हूं, माँ बाप ने पैसे दिए और हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कौन बोलेगा बताओ? कोई सामने से मुंह से बोलेगा क्या? अंदर की सच्चाई ये नहीं है। अंदर की सच्चाई तो सबको सबको अपने अंदर का पता है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा बोल सकता है कि भाई मेरे माँ बाप ने पैसे दिए और हम जो है उड़ा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, हम क्लास में पढ़ते ही नहीं है, हम घर जाके पढ़ते ही नहीं? ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। लेकिन कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ये आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हो। जो लिख रहा है बैठ के, जो समझ रहा है, जो टॉपिक से रिलेटेड चीजें पूछ रहा है या अपने अगल बगल वालों से डिस्कस कर रहा है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और जिनका भी ये सब कुछ काम नहीं है, कॉपी बंद है, क्लास में रेगुलर नहीं है, टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक, क्लासेस में पढ़ाते समय टीचर पढ़ा रहा है, अपना बतिया रहे हैं, 10 सेकंड भी अगर वो बात कर रहा है तो उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान नहीं है मतलब उसका टॉपिक का क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगा भाई? ऐसा थोड़ी ना। साधारण सी बात बताने में किसी को जो है ध्यान से सुनना पड़ता है भाई, ये तो फिर भी पूरी साइंस है। इसमें ऐसा थोड़ी ना होगा आपका कंसंट्रेशन लगेगा, मेरा कंसंट्रेशन लगेगा, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं जवाब दूंगा, तब जाकर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। भाई लंबा बड़ा प्रोसेस है, हर कोई इतना पहुंच नहीं पाता है। और ये हिंदुस्तान के हर क्लास का सीन है, ये कंफर्म तय, बिल्कुल 100% सॉलिड बात बता रहा हूं। इसलिए मैं हमेशा शुरू से ये बात बोलता हूं कि 30% आपकी मेहनत होगी जो आपको सेलेक्ट कराएगी, 70% तो आपके साथी लोग हैं जो आपको सेलेक्ट कराने में पूरा तत्पर हैं, पूरी तरह से। सर हाँ जी। पर सर एम्पलीट्यूड में डाउट है, मतलब एम्पलीट्यूड तो होता है सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है सर। हाँ जी। मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से? मीन पोजीशन, हाँ अब बताओ। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अगर ऐसे सोचे डिस्प्लेसमेंट का तो फाइनल नहीं, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट वो डिफाइन नहीं है। एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट वर्ड डिफाइन है या इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन है वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना वो गया है वही डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वही है। और डिस्प्लेसमेंट भी अगर कभी देखना है तो मीन पोजीशन से कहीं भी जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है? पाथ लेंथ भी उसी को बोलेंगे ना? नहीं, पाथ लेंथ फिर किसको बोलेंगे? पाथ लेंथ तो अलग हो गया। पाथ लेंथ तो डिस्टेंस होगी ना जो उसने ट्रेवल की। ओके सर। सर इसलिए सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही मेन पोजीशन बन रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन ही मीन पोजीशन कहलाती है जहां नेट फोर्स 0 होगा। हाँ सर। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाएगा तो इसी पोजीशन से किया जाएगा, भले यहां से यहां गया हो, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा एसएचएम के हिसाब से।
एसएचएम के हिसाब से अगर यहां पर है तो यहां से मेजर होगा, यहां से मीन पोजीशन होगा ये डिस्प्लेसमेंट, और ऊपर है तो ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर इसको उससे एक बार रिलेट करके बता दीजिए ना, जैसे सडनली ड्रॉप कर रहे थे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रहा था, और पावर एनर्जी से जब रिलेट करें तो हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू mgx, और वहां से x 2 2mg/k आ जाएगा। हाँ क्या आ जा रहा है, ठीक है। हम्म। और इसको अगर हम लोग स्लोली ले जा रहे हैं हम्म, स्लोली, तो उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा ना। हाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, यहाँ इक्विलिब्रियम बना रहेगा। हाँ सर, तो उस केस में भी 2mg/k क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर भी तो एनर्जी का ही बात कर रहे हैं ना। जब आप स्लोली लेके जा रहे हो यस सर। तो आप हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए हो ना, यस सर। तो कभी आप सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी आने ही नहीं दे रहे हो। तो जब वो मीन पोजीशन पर पहुंचा तो क्या उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं सर। तो क्या वो नीचे जा पाएगा? नहीं। तो फिर यहीं पे बैठा रहेगा। तो उसका अगर मैथमेटिकली करेंगे तो फिर कैसे होगा? मैथमेटिकली अगर करोगे तो आप एक बात देखो ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दोगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप जीरो कर दोगे, तो इसमें जब आप स्लोली लेके आ रहे होगे तो एक वर्क mg का लगेगा, ठीक है, एक वर्क आपका किसका लगेगा, स्प्रिंग का लगेगा, और एक वर्क एक्सटर्नल एजेंट का भी लगेगा। तो उसमें भी 2mg/k आ जा रहा है, पर यहाँ पर ऐसे सोच रहे हैं तो सिर्फ mg/k आ रहा है। कैसे नहीं, कैसे 2mg/k आ जा रहा है मतलब? वो इक्वेशन से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो करके कर रहे हैं ना, उससे आ जा रहा है। चेंज कैसे कर रहे हो वही पूछ रहा हूं मैं, क्या क्या फोर्स लगा रहे हो उस पे, क्या क्या फोर्स लगा रहे हो? एक ग्रेविटेशन का, एक ग्रेविटेशन का फोर्स हो गया, ठीक है, और एक ये एक्सटर्नल एजेंट का। एक्सटर्नल एजेंट का हो गया। एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स वर्क जो है और ग्रेविटेशन का जो वर्क है वो एक दूसरे को क्या कर दिया उसने, कैंसिल आउट। अच्छा, तो कैंसिल नहीं। यस सर। दोनों के वर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ना, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। कैंसिल नहीं किया था सर। ठीक है। ठीक सर है। हाँ जी बेटा सर जमशेदपुर पाठशाला। बोलिए। सर टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम था, उसमें हमने लिखा था कि जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड और ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। एम्पलीट्यूड और ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल, स्प्रिंग मास सिस्टम में। हाँ जी। अभी अगर वो पूरे सिस्टम को हम कोई व्हीकल में डाल दें और उसको एक्सेलरेट करवाएं तो हाँ उस पे ही आ रहे हैं, उन केसेस पर ही आ रहे हैं, उन केसेस पर ही आ रहे हैं, तब भी जी इफेक्टिव चेंज होगा ना आपका। हाँ और जी इफेक्टिव चेंज होगा तो अगर जी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो जी इफेक्टिव के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए इसी को अपन आज के टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे, पहले पीछे की चीजें एक बार फटाफट से देख लेते हैं। एनर्जी का क्या निकल कर आया था जल्दी से बता देंगे, एनर्जी के क्या फार्मूले आए थे हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, याद है रिलेशन? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको जब हमने, ये तो x के टर्म में हो गया काइनेटिक एनर्जी, और अगर हम टाइम के टर्म में लिखें तो क्या फार्मूला बना था हमारे पास? हाफ m v स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो। ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या रिलेशन बना था? पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन बना था हमारे पास, कितना रिलेशन बना था? हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ m, हाफ m ओमेगा स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और टाइम के टर्म में जो इक्वेशन थी वो थी हाफ m ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो इट विल बिकम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और यहां से हमने एक बात और देख ली थी, टोटल एनर्जी हो गई थी हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यू एवरेज कितना हो गया? अगर मैं एवरेज वैल्यू यहां से देख लूं तो मैंने आपको बोला साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू एक साइकिल की होती है कितनी? 1/2। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और के एवरेज की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये यू एवरेज की वैल्यू हो गई, ये के एवरेज की वैल्यू हो गई। ई एवरेज की वैल्यू सेम ही रहने वाली है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक टेबल भी बना लेते हैं
पिछली क्लास में हमने नहीं बनाई थी, अभी इसको मेरे को ध्यान आ गया, एक टेबल बना लेते हैं और इंपॉर्टेंट टेबल है, कभी कभी इस पे डेटा आपको आ जाता है, ठीक है, अलग उस पे बना देते हैं। इंपॉर्टेंट टेबल है इस बारे में कि वो आपको बताएगी कि अलग अलग फंक्शंस की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पे क्या मतलब क्या डिपेंडेंसी आ रही है। एक बार टेबल बनाते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। जैसे इधर ले लिया मैंने क्या फंक्शन है, इधर ले लिया मैंने उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, इधर ले लिया मैंने टाइम पीरियड। ऑल्दो इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि क्वांटिटी क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस फंक्शन की, और टाइम पीरियड क्या बनेगा। या टाइम पीरियड पहले लिख लो क्योंकि आपको वो जल्दी से समझ में आ जाएगा, और फिर उस फंक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन था, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में अगर टाइम पीरियड t है साइकिल का और फ्रीक्वेंसी f है, तो इसी के कंपैरिजन में हम बाकी क्वांटिटीज के लिए उसकी साइकिल की टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी उसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। वेलोसिटी का जो फंक्शन बना था, आप एक बार बताओ उसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, क्या सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी। वेलोसिटी के फंक्शन क्या टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। भाई डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन थी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। यहां से पता चल रहा है, इसको देख के यहां से पता चल रहा है। वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t, यहां से पता चल रहा है ओमेगा से। तो टाइम पीरियड क्या रहा है इसके फंक्शन का भी t ही रहा, और फ्रीक्वेंसी कितनी रही f रही। एक्सेलरेशन के फंक्शन का क्या होगा, एक्सेलरेशन के फंक्शन का ग्राफ से भी आप सोच सकते हो इसको, टाइम पीरियड t रहेगा, फ्रीक्वेंसी f रहेगी, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी का मैं जो टाइम के साथ फंक्शन बना था वो किसका बना था, साइन स्क्वायर का बना था। और जब हमने साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाया था तो इसकी साइकिल साइन की साइकिल से हाफ हो गई थी ना, तो टाइम पीरियड कितना हो गया होगा इसकी साइकिल का काइनेटिक एनर्जी का, t/2, और फ्रीक्वेंसी 2f। अगर इनकी f है तो इसकी 2f हो जाएगी। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का बता दो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का कितना हो जाएगा t/2 और इसका कितना 2f। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक। टोटल एनर्जी की क्या साइकिल थी, टोटल एनर्जी की क्या साइकिल थी, टोटल एनर्जी, अरे टोटल एनर्जी क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो फिर क्या हुआ, फिर क्या बोलेंगे, कांस्टेंट अगर है t का मतलब t टाइम बाद वो रिपीट कर रहा है, तो कब रिपीट करेगा, अगर साइकिल कांस्टेंट होगी इनफाइनाइट के बाद। अरे भाई अगर ये ग्राफ है एनर्जी का पूरा यही स्ट्रेट लाइन चलता जाएगा या नहीं, टाइम के साथ एनर्जी तो हमेशा क्या रही है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। तो क्या कभी ग्राफ रिपीट होगा, तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन अगर कोई ग्राफ आ रहा है तो उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया। टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल किसके बाद रिपीट हो रही है। साइन के केस में एक साइकिल जब साइन का ग्राफ चल रहा होगा तो ऐसे चलता है ना, एक साइकिल यहां के बाद से रिपीट हो रही है, तो यही इसका टाइम पीरियड t हो गया। तो इसका टाइम पीरियड हो गया कितना, इनफाइनाइट, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0, ठीक। चलो एक और लिख देता हूं मैं, ये मैथमेटिकली आता है, आप याद रखना चाहें तो। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर डिफरेंस होगा तो उसकी साइकिल जो बनेगी उसका टाइम पीरियड वही होगा जो इनका काइनेटिक एनर्जी इनका आ रहा था, दैट इज t/2, और फ्रीक्वेंसी होगी 2f। और अगर ये पूछ लेता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी की मॉड वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी की जब मॉड वैल्यू का क्वेश्चन पूछता है तो इसकी साइकिल जो है इसकी भी आधी हो जाती है। तो मतलब ये हो जाता है t/4 और फ्रीक्वेंसी बन जाती है 4f, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कभी यह क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछ देता है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि इनके डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, इनके डिफरेंस का टाइम पीरियड क्या बनेगा, तो इस टेबल को आप रेफर कीजिए
और ईपीपी में काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन था। अच्छा, इसी फ्रिक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी T/2 और 2 है। हाँ ठीक है। इसी पे था, मैं स्टार्टिंग में भेजा था क्लास पे। अच्छा, अभी भेजा था क्या? स्टार्टिंग में भेजे थे, बोले थे ना उस टाइम। अच्छा, मैंने देखा नहीं क्या है। अच्छा ठीक है। क्या बेटा ये बात क्लियर है सभी लोगों को? तो इसको आप अपना वही एनर्जी वाले के पास में ही नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर, है ना, पेज लगा के। ये उस समय मिस हो गया था, अभी रिवीजन कराते समय याद आया मुझे कि ये पॉइंट रह गया। हाँ जी, हाँ जी। काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड T/2 कैसे, एक बार फिर बता दीजिए। काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड T/2 ऐसा हुआ कि काइनेटिक एनर्जी की साइकिल किसकी बनी है? साइन स्क्वायर थीटा की। हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा किसी एक की बनेगी। तो एक बात देखो ना, एक बात देखते हैं, साइन थीटा का क्या इक्वेशन होता था? साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता था? एक बात देखो, साइन थीटा का ग्राफ ये होता है, 0 से स्टार्ट। ठीक, और यहां से फिर रिपीट करता है। तो ये अगर टाइम पीरियड टी है, ये y बराबर साइन थीटा का ग्राफ है, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो इक्वेशन बनता है, ग्राफ बनता है, वो कैसे बनता है? y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ अगर देखें तो y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से कुछ बनता है। ठीक है, नेगेटिव की तरफ। हाँ इस तरह से बनता है, थोड़ा सा कर्व भी ऐसे हो जाता है। अब एक बात बताओ, इसकी साइकिल कहां से रिपीट हो रही है? इसकी साइकिल यहां के बाद से रिपीट हुई है, इसकी साइकिल कहां से रिपीट हुई है? यहां से रिपीट कर गया ना ये। तो इसकी साइकिल का टाइम पीरियड इसके कंपैरिजन में आधा है कि नहीं है? आधा है। तो टाइम पीरियड आधा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? समझ गए? सेम कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ का टाइम पीरियड भी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी T/2 और 2F। टोटल एनर्जी चेंज नहीं करती अपने आप को, तो हमेशा याद रखो किसी भी ग्राफ में अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा और फ्रीक्वेंसी 0 होगी। लास्ट वाला में दोनों में डिफरेंट क्या है सर? इसमें और इसमें, इसमें इसका मॉड वैल्यू ले लिया है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं, दोनों फंक्शंस को माइनस करके, तो ग्राफ कैसा आता है वो थोड़ा सा बता देता हूं। ऑल्दो मैथमेटिकली सॉल्व होकर ये बनती हैं चीजें, ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का। और कितनी साइकिल का रहता है? ये रहता है T/2 साइकिल का। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए जब कर्व बनाते हैं इक्वेशन बना के सॉल्व करके, तो वो इस तरह का ग्राफ बनता है। और एक साइकिल होती है उसकी कितने की? T/2 की। तो अब जब इसका मॉड ले लिया, तो मॉड होने का क्या मतलब हुआ कि जो नीचे वाला पार्ट था वो भी चला गया होगा किधर? तो ऊपर चला गया होगा, तो साइकिल यहां से रिपीट होने लग गई होगी। तो इसलिए वो हो गया कितना? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का जब ग्राफ बनाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो कर्व जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का आता है, जिसकी साइकिल T/2 से रिपीट हो रही होती है। अब अगर इसी का मॉड ले लोगे तो नीचे वाला पार्ट भी ऊपर ही चला जाएगा। इसका मॉड लेंगे तो ग्राफ कैसे हो जाएगा? यही वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, ये भी ऊपर आ जाएगा। तो अब साइकिल यहां से रिपीट होने लग गई। तो अब इसका टाइम पीरियड कितना बन गया? इसलिए मॉड लेने पर T/4 से रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम में हमने कुछ केसेस पढ़े थे कि कैसे भी एंगल पर रख लो, कुछ भी कर लो, और मैंने आपको ये बताया कि ग्रेविटी के ऊपर जो है इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए मैं किसी एक केस में और देखता हूं, अगर किसी लिफ्ट में हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम लगा हुआ है और ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है g एक्सेलरेशन से,
इस पर्टिकुलर केस में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? अगर इस तरह का सीन है तो हम पढ़ चुके हैं कि जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या रही होगी, मतलब हम इफेक्टिव ग्रेविटी का सेंस ले सकते हैं, वो रही होगी जी प्लस ए, ऑपोजिट होके जुड़ता है ना, तो जी प्लस ए। लेकिन टाइम पीरियड पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैंने आपको बोला टाइम पीरियड जी के ऊपर इसमें डिपेंड ही नहीं करेगा स्प्रिंग मास सिस्टम में, तो टाइम पीरियड तो कितना रहेगा? सिंपली वही m बाय के। तो एक्सेलरेटेड लिफ्ट है, चाहे लिफ्ट ऐसे एक्सेलरेट कर रही हो, ठीक है, आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम इस तरह से लगा हो, चाहे लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही हो, चाहे फ्री फॉल का केस हो, फ्री फॉल का केस हो, फ्री फॉल के केस का मतलब हुआ कि ये जी एक्सेलरेशन से नीचे फॉल कर रही हो, उन सभी केसेस में टाइम पीरियड क्या रहेगा? टाइम पीरियड सभी केसेस में सेम रहेगा 2 पाई रूट m बाय के। चाहे इसको सैटेलाइट में लेकर चले जाओ, सैटेलाइट में लेकर चले जाओ, ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेकर चले जाओ, ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेकर चले जाओ, तभी भी टाइम पीरियड क्या रहेगा? ग्रेविटी फ्री स्पेस में है और स्प्रिंग मास सिस्टम अगर है तो टाइम पीरियड जो है सेम कितना रहेगा? 2 पाई रूट m बाय के, चेंज नहीं होगा टाइम पीरियड हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, जी सर। अब अलग अलग कुछ और केसेस देखते हैं कि कैसे अलग अलग सिस्टम के जो टाइम पीरियड के रिलेशंस हैं वो बनते हैं, एक बार उनको देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं, केस लेते हैं, ठीक है, एक केस लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने लिया एक यूट्यूब है इस तरह से, और ठीक है, इसमें जो है लिक्विड फिल्ड है, वाटर या कोई भी चीज लिक्विड जो है इस पर फिल्ड है। आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहें फार्मूला याद रख सकते हैं, निकाला कैसे है वो रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, चीजें फटाफट जो है आसानी से इस तरह से की जा सकती हैं। तो अगर मैं इसके केस में देखूं कि अच्छा नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसके पहले एक बार वो केसेस कुछ और करा देते हैं, ये बाद में लेंगे, एक मिनट रुक जाओ, स्प्रिंग मास के कुछ केसेस रह गए, ठीक है। इसी में ही स्प्रिंग मास के ही कुछ और केसेस भी हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक अरेंजमेंट को, स्प्रिंग वाले अरेंजमेंट को ही हमने एक पुली के साथ अरेंज कर दिया है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास जो है स्प्रिंग इस तरह से लगी हुई है और ये यहां से घूमकर जा रहा है और इस पे मास लगा हुआ है m, ठीक, और मेरे को निकालना है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है कि इस अरेंजमेंट का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना निकल कर आएगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्रेविटी हो या ग्रेविटी ना हो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा? पहला सवाल तो यही है, ग्रेविटी हो या ग्रेविटी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेविटी के आने से बस इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो अननेसेसरी मेरे पास ग्रेविटी के आने से एक एक्स नॉट का टर्म आ जाता है। अगर मैं उस कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहता हूं और टाइम पीरियड निकालना चाहता हूं तो सबसे मेरी बेस्ट अप्रोच यही है कि मैं इसको कहां पर लेके आ जाऊं, मैं इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेकर आ जाऊं और ग्रेविटी फ्री स्पेस पे मैं इसको लाके सॉल्व कर लूं, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसके 2-3 मेथड है, अलग अलग 2-3 मेथड है, उन मेथड से भी हम देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व हो सकता है। जैसे इसी को समझने से पहले एक बार ये भी देखते हैं कि अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में मेरे पास एक ब्लॉक मास सिस्टम जो है ग्रेविटी फ्री स्पेस है और उस ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक इस तरह से ब्लॉक मास सिस्टम मेरे पास इस तरह से हैंग कर रहा है और मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक। तो एक अप्रोच तो फोर्स वाली है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फोर्स से निकलवा के दिखाया था,
दूसरी अप्रोच क्या कर सकते हैं उसको देखें। अच्छा, ग्रेविटी फ्री स्पेस होने से हुआ क्या? ग्रेविटी फ्री स्पेस होने से हुआ ये कि जो इसकी नेचुरल लेंथ थी उसी नेचुरल लेंथ पर ये क्या आ गया होगा, इक्विलिब्रियम में आ गया होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अपनी नेचुरल लेंथ पर ही किसमें होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, चलिए, तो मेरा ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखने से ये फायदा हो जाता है कि अननेसेसरी का जो एक x नॉट आ रहा होता है वो मेरा टर्म बच जाएगा। फिर मैंने इसको कहा कि चलो इसको मैं इस तरह से अगर देखूं कि मान लेते हैं लेट सपोज यहां से किसी ये जब x पोजीशन पर है, किसी ये x डिस्टेंस पर है, तो इसकी एनर्जी क्या है, मैं एनर्जी की इक्वेशन भी लिखूं तो उससे भी मेरा काम बन जाएगा। एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, x डिस्टेंस पर जब ये है तो एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी। अगर एनर्जी की इक्वेशन की बात कर ले तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग के कारण और एक कोई वेलोसिटी अगर है, कुछ v वेलोसिटी है किसी x डिस्टेंस पर, तो एनर्जी जो होगी वो एनर्जी होगी हाफ, एक तो mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का प्लस एक कितना हो गया हाफ kx स्क्वायर। ठीक, तो ये मेरी इसकी एनर्जी हो जाएगी। और टोटल एनर्जी जो इसकी है वो क्या रहेगी, टोटल एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, एनर्जी ई कह के, एनर्जी कह दी या ए ई है, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जरा देखो डी बाई डी टी तो कितना हो गया, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास 0, और इसको कर दे तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2v, वी स्क्वायर को करेंगे तो 2v और v होगा तो हो गया dv बाय dt। ठीक है, प्लस हाफ के बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx बाय dt। ठीक, तो ये भी एक अप्रोच है टाइम पीरियड निकालने की, बता दे रहे हैं साथ के साथ। तो यहां से देख लो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, थोड़ा सॉल्व करें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम वी, ये हो गया a प्लस ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया के एक्स और ये dx बाई डी टी हो गया v और ये हो गया 0। तो v भी पूरा कॉमन लेके निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो इक्वेशन बन गई एम ए बराबर माइनस ऑफ के एक्स। इसी को सिंपली सॉल्व कर लिया, v कॉमन लेके 0 की तरफ चला गया, के एक्स को इधर ले आया, एम ए बराबर बन गया माइनस ऑफ के एक्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर से देखो तो बन गई माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स, और कंपेयर करोगे तो ये क्या आ गया, कंपेयर करोगे तो ये आ गया कितना ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर करने पर ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसको कंपेयर कर लिया हमने a इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट ऑफ के बाय एम, ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ के बाय एम आ गई, तो टाइम पीरियड हो गया कितना 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। मतलब टाइम पीरियड निकालने की एक अप्रोच ये भी है, और एनर्जी की जो अप्रोच है वो काफी अच्छी अप्रोच है, काफी सारे क्वेश्चंस जो है हमारे इससे सॉल्व हो जाते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक, जरा सोच कर बताओ कि अगर मैं इस केस में देखूं और इसको भी ग्रेविटी फ्री स्पेस में ही ले जाऊं, समझना मेरी बात, इसको भी मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में ही लेकर चला जाऊं और जरा अब इसके लिए कैलकुलेशन करूं, तो अगर ये x नीचे पर है, कहीं पर x डिस्टेंस पर है, तो उसके पास उस समय कुछ वेलोसिटी है और x एलोंगेटेड है। ठीक, x एलोंगेटेड है और कुछ वेलोसिटी है। अच्छा, ये x अगर x डिस्टेंस नीचे है किसी उस पर अपनी मीन पोजीशन से, तो ये कितना एलोंगेट हुआ होगा, ये x डिस्टेंस x के लेंथ से एलोंगेट हुई होगी स्प्रिंग। ठीक, तो जरा एनर्जी सोचो क्या हुई, इस सिस्टम की एनर्जी क्या हुई। और ये पुली जो है हम आइडियल मान के चल रहे हैं, इसका कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं, तो जरा इस केस में एनर्जी बताओ कितनी हो गई, एनर्जी कितनी हो गई इस केस में, एनर्जी बता दो जल्दी से कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी भाई। हाँ, बेस्ट है ग्रेविटी फ्री स्पेस में ही करो ताकि वो x का वेरिएबल हमारे लिए थोड़ा इजी रहे। ठीक है, नहीं तो फिर वो इक्विलिब्रियम से सोचना पड़ेगा। कितनी एनर्जी हो जाएगी सिस्टम के लिए, जल्दी बोलो। हाफ एम बी स्क्वायर, तो जो इसके पास वेलोसिटी होगी नीचे या ऊपर कहीं भी जा रहा है उससे भी मेरे को मतलब नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर तो वेलोसिटी होगी इसके पास प्लस 2x क्यों होगा बेटा, अगर ये x नीचे जाएगा तो ये भी स्प्रिंग भी कितना खींचेगी, तो हाफ कितना, कौन से दोनों, यहां जो ये हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा है किसकी एनर्जी लिखी है, इसकी लिखी है ना, हाफ एम बी स्क्वायर ब्लॉक की हो गई और पोटेंशियल एनर्जी किसके पास हो गई,
स्प्रिंग की हो गई, दोनों ही तो मिलकर पूरा अरेंजमेंट एक एसएचएम कर रहा होगा। तो कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यही इस सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, जल्दी बताओ। एनर्जी देखना नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये चीज और वो चीज सेम है या नहीं है? तो अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा फिर से ऐसे ही, तो मेरा टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी में जीरो करूंगा, डी बाई डी टी निकालूंगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो डी बाई डी टी मेरा जीरो होगा। सॉल्व करूंगा, मेरा टाइम पीरियड क्या आएगा? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं कैसे इस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देख के निकाल दे रहा हूं। Yes, sir. ये पुली कैसी है? पुली इज मासलेस। ठीक, चलो सुनना, अगला केस देखते हैं। केस देखना, इसी पुली को लिया और इस पुली का रेडियस कह दिया है r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, और इस पर हमने यहां पे लगा दिया ये स्प्रिंग मास सिस्टम, और सब ग्रेविटी फ्री पे लेके चलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के लाने से नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है और फिर हमें उसके रिस्पेक्ट में चीजें देखने पड़ती हैं, तो थोड़ी डिफिकल्ट, मतलब अननेसेसरी के मेरे पास और टर्म्स आ जाते हैं जो बाद में कैंसिल आउट होते हैं, हम उससे बचना चाह रहे हैं। इसको x पे अगर ये होगा तो ये x इलोंगेट होगा, तो सीधा सीधा मेरे लिए इक्विलिब्रियम से इक्वेशन बढ़िया सी बन जाती है। चलो यहां एनर्जी कितनी होगी, अब बताओ इसके केस में यहां एनर्जी कितनी होगी? जब इसको कहीं x पर अगर ये है, कहीं x पर अगर ये है ब्लॉक, एनर्जी लिख कैसे रहे, किसी इक्विलिब्रियम पर नहीं, कहीं सी x डिस्टेंस पे लिख रहे, जनरल एनर्जी हाफ, इसकी काइनेटिक एनर्जी रही होगी हाफ एम वी स्क्वायर, इसके पास पोटेंशियल होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसके पास अपने पास रोटेशनल हाफ आई, और अगर रस्सी इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रही है, रस्सी इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रही है, तो v बराबर किसके रहा होगा? अरे क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक, चलो देखो अंतर खाली कितना आया है, अंतर जरा देखो कितना आया है, इसको थोड़ा सा अरेंज और करते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े। हाफ के एक्स स्क्वायर को ऐसे ही उठा के रख लेते हैं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की जगह एम के स्क्वायर डाल दूं, चलेगा? ठीक, क्या चीज, रेडियस ऑफ गायरेशन है ना ये, या चलो आई बना रहने देते हैं, कोई बात नहीं, आई से ही भी सॉल्व हो जाएगा, आई रहने देते हैं, कोई बात नहीं। ओमेगा की जगह क्या डाल दें, बताओ ओमेगा की जगह क्या डाल दें? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डाल सकते हैं। तो चलो एक बात बताओ, ये इक्वेशन क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये हो गई? अरे बताओ क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई कैसे लिखी? अब क्या मैं आगे पूरा डी बाय, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है, तो डी बाय डी टी क्या रहेगा? यार मैं पूरा सॉल्व ना करूं तो भी आप एक्सप्रेशन लिख पाओगे इसको देखकर। जब यहां एम होता था और यहां के होता था, यहां एक्स स्क्वायर यहां वी स्क्वायर, तो हमें पता है टाइम पीरियड आता था 2 पाई रूट एम बाई के। अभी बोलो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई रूट ऑफ एम की जगह, जब सॉल्व कर रहे होगे तो बस एम की जगह यही तो टर्म बनता चला जा रहा होगा, तो कितना हो गया? यार पूरा डिफरेंशिएट करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप एक बात देखो, यहां मैंने आपको करके दिखा दिया, जहां जहां एम था बस वहां वहां एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर ही तो आता जा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या बन गया इस केस में टाइम पीरियड, 2 पाई रूट ऑफ एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर बाय के स्प्रिंग का कांस्टेंट हो गया, ठीक है। हाँ आप वैसे याद रख सकते हो, डायमेंशन तो फिट होगा ही होगा, बिना डायमेंशन फिट हुए ऐड ही नहीं होंगे। हाँ, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, जल्दी बोलो। चलो एक चीज और करते हैं, इसी में आगे बढ़े। एक सेकंड सर लिख लो। हाँ लिख लीजिए।
हाँ जी, ये वाला जो अभी वो m के साथ प्लस i बाई आर स्क्वायर रखे ना, हाँ तो वो मतलब वो नहीं आ रहा है। नहीं ये समझ में आ गया। हाँ हाँ, वो वहां तक सब कुछ आप जो किए वो 20 ये इन दोनों टर्म्स को देखो ना बेटा, हाफ बाहर आ गया दोनों से, वी स्क्वायर बाहर आ गया। तो मतलब वो वैसे ही किया है ना जैसे डिफरेंशिएट करके जो हम लोग वैल्यू ला रहे थे k बाई m के साथ, तो उसको जगह पे जो रख रहे थे वो वैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ, यहां पे कैपिटल M लिख दो इसकी जगह, क्योंकि ये सारे टर्म तो कांस्टेंट ही है ना। तो सॉल्व करने के बाद वो कैपिटल M आ जाएगा, और कैपिटल M को इससे रिप्लेस कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। समझ गए? अच्छा, आगे एक केस बताओ जरा सोचकर, इसका क्या रिजल्ट बनेगा। एक स्प्रिंग सिस्टम है जो इस एक रोलर से या सिलेंडर से किसी चीज से ऐसे अटैच्ड है, और ये इस पर ऐसा प्योर रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। ठीक है, इसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या बन जाएगा। ये ऐसा प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या बन जाएगा। सबसे बेस्ट है आप एनर्जी की इक्वेशन लिखो। इसमें जब एनर्जी की इक्वेशन लिखोगे तो क्या एनर्जी की इक्वेशन आएगी भैया, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ऑसिलेशन चल रहा है, समझ पा रहे हो। तो एनर्जी की क्या इक्वेशन आ जाएगी इस केस में। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की जो बनेगी किसी एक्स डिस्टेंस पर जब ये होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर ये अपनी मीन पोजीशन से, जो भी इसकी मीन पोजीशन है, अगर मान लो यही मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से अगर एक्स डिस्टेंस पर है ये, तो स्प्रिंग एक्स खिंची होगी, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। साथ ही साथ इसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेटरी जो कि बनेगी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, और एक होगी कौन सी, वो होगी हाफ आई। तो क्या इसकी एनर्जी और इस केस की एनर्जी सेम नहीं है? यस सर सेम है। बोलो, तो इसका टाइम पीरियड भी क्या आ जाएगा सब। ठीक है, आगे बढ़े। अगला एक केस देखते हैं। एक स्प्रिंग है, इस तरह से लगी हुई है, यहां पर ये पुली है, और यहां पर ये फिक्स है, और यहां पर एक मास है m। ठीक, और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब जरा इसको समझना। ऑब्जेक्ट ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी एक्स दूरी पर था, किसी जर्नल पॉइंट पर देख लिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब ये एक्स दूरी पर था, इसके पास कुछ वेलोसिटी v रही होगी। तो हमें एक चीज ये सोचनी है कि स्प्रिंग इस केस में कितना एलोंगेट हुई होगी अगर ये ब्लॉक एक्स नीचे है तो, क्योंकि ये मूवेबल पुली है। स्प्रिंग कितना एलोंगेट होगी इसको जरा सोचो थोड़ा सा, और लॉजिकली अगर आप सोच पाओ तो भी बेहतर है, कंस्ट्रेन रिलेशन से भी देख सकते हो तो बता दो। अगर ये ब्लॉक एक्स नीचे है तो स्प्रिंग कितना खिंची हुई होगी इस केस में। स्प्रिंग का एलोंगेशन पूछ रहा हूं कितना रहा होगा। 2mg/k। नहीं नहीं, मेरे को खाली एक्स के टर्म में वैल्यू चाहिए, एक्स के टर्म में क्या वैल्यू रही होगी। एलोंगेशन x के साथ हम्म, होगा ना सर। अगर ये ब्लॉक एक्स नीचे है तो ये स्प्रिंग कितना एलोंगेट हुई होगी। x
आपने बोला x, आपने बोला x है, किसी ने बोला x/2 है, और बताइए और क्या लगता है? किसी ने बोला 2x है, ठीक है। 3 ऑप्शन आ गए हमारे पास। एक हमारे पास आ गया कि स्प्रिंग 2x इलोंगेट होगी, एक ऑप्शन आ गया स्प्रिंग x इलोंगेट होगी, एक आ गया x/2 होगी। ठीक है, चलो थोड़ा लॉजिकली भी देखते हैं और उल्टा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उल्टा समझने की कोशिश करते हैं और देखेंगे। पहले लॉजिकली समझते हैं, फिर फार्मूले से भी समझ सकते हो। स्प्रिंग अगर मान लो हमने कहा कि x डिस्टेंस इलोंगेट होती है, ये वाला जो पॉइंट है ये यहां चला गया और नीचे चला गया ये x, ठीक। तो अगर स्प्रिंग x नीचे गई है और यहां पर जो पुली थी वो पुली भी स्प्रिंग के साथ, जो पुली का, जैसे पुली का सेंटर पहले यहां था और अब पुली का सेंटर यहां आ गया, तो आप एक बात सोचकर बताओ कि कितना यहां से कितना रस्सी ढीली हो गया होगा। अगर ये पूरा एक्स पॉइंट नीचे चला गया तो यहां से कितनी रस्सी ढीली हो गई होगी पुली से? एक्स की रोप ढीली हो गई होगी या नहीं? क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर ये चीज एक्स नीचे चली गई, देखना, इमेजिन करना, ये चीज एक्स नीचे आ गई, अभी इसको भूल जाओ, स्प्रिंग को भूल जाओ। पुली ऐसे थी हमारे पास, ये पुली थी, ठीक। मैंने कहा ये वाला पॉइंट मेरा एक्स नीचे आ गया, एक्स नीचे आ गया, तो यहां से कितनी रस्सी ढीली हो गई? इसको थोड़ा कर्व को फिर भी छोड़ सकते हो एक बार को, एक्स नीचे आ जाएगा कि नहीं? yes, और यहां से भी रस्सी ढीली हो गई कितनी? yes, तो ओवरऑल अगर रस्सी यहां से फिक्स है तो ओवरऑल इधर से कितना नीचे सिरा चला जाएगा? 2x, तो अगर ये पॉइंट मेरा एक्स नीचे जाएगा, अगर ये पॉइंट मेरा एक्स नीचे जाएगा तो यहां रस्सी फिक्स है, यहां वाला पॉइंट कितना नीचे चला जाएगा? क्या ये बात समझ पा रहे हो या नहीं? तो अगर यहां एक्स इलोंगेट होगा तो ये कितना जाएगा नीचे? 2x। तो अगर यहां ये x नीचे जा रहा है मतलब यहां कितना इलोंगेशन पहुंचा होगा? x/2। दूसरा, कंस्ट्रेंट रिलेशन में अगर आपको याद हो, पुली जब मूवेबल पुली होती थी तो मैंने बोला आपको एक कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखवाया था कि अगर ये सिरा मान लीजिए v1 से या x1 मूव करता है, ये वाला सिरा x2 मूव करता है, तो ये वाला सिरा नीचे जा रहा होगा कितने से? x1 प्लस x2/2 से। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली है तो ये भी पॉजिटिव होगी और इधर भी नीचे ही आ जाएगा, नीचे को मतलब मैंने पॉजिटिव मान लिया। अगर कोई सिरा फिक्स है, जैसे ये सिरा फिक्स है और ये सिरा नीचे गया x से, अगर ये सिरा नीचे गया x से तो ये वाला सिरा कितना नीचे जाएगा? तो ये वाला सिरा x से गया, यहां कितना हुआ होगा? 0। तो ये वाला नीचे जाएगा कितने से? x प्लस 0/2 मतलब कितना हो गया? x/2। और अगर ये वाला सिरा या पुली x/2 से नीचे गई है तो स्प्रिंग भी यहां कितनी खींचेगी? अगर ये x नीचे जाएगा तो यहां स्प्रिंग कितनी खींच रही होगी? x/2। ये समझ पाए या नहीं समझ पाए? जल्दी बताओ। x/2 पुली, स्प्रिंग नीचे गई, ये सिरा x/2 नीचे गया, यहां से रस्सी x/2 ढीली हुई, यहां से रस्सी x/2 ढीली हुई, ये सिरा फिक्स है, ओवरऑल रस्सी कितनी ढीली हो जाएगी? x। तो एनर्जी की क्या इक्वेशन बन गई? अब मैं जरा फिर से एनर्जी की इक्वेशन देखूं तो मेरी एनर्जी की इक्वेशन क्या बन गई, क्योंकि मुझे इससे अंदाजा लग जाएगा कि टाइम पीरियड का क्या रिलेशन बनेगा। एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी? एनर्जी मेरी होगी हाफ, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी? हाफ k x/2 का। तो जरा इसको मैं थोड़ा लिखूं अपने फॉर्म में, तो ये हो गया हाफ mv² प्लस हाफ k/4 x² लिख सकता था या नहीं? जल्दी बताओ। अब एक पुली मूवेबल है, हाँ। किसको लिखेंगे? नहीं नहीं, पुली मासलेस ले रहे हैं बेटा, यहां पर भी हम पुली कैसी लेके चल रहे हैं? मूवेबल पुली का मतलब कि पुली फिक्स नहीं है, पुली ऊपर नीचे जा सकती है लेकिन पुली रोटेट नहीं कर रही है, ठीक है। मासलेस पुली है, मासलेस पुली है, ठीक। तो मासलेस पुली का केस है क्योंकि इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाल सकते। ये बात समझ में आ गई?
तो अब एक बार बताओ, जब डी बाई डी टी जीरो करोगे तो टाइम पीरियड क्या बनेगा? मेरे को यार पूरा सॉल्व करने की नीड है नहीं, हमें अंदाजा भी लग जाता है इस इक्वेशन को देख के। टाइम पीरियड क्या बनेगा? अगर देखा जाए तो पिछली इक्वेशनों से फर्क क्या है? जहां के था वहां क्या पड़ा हुआ है? k/4। तो मेरे टाइम पीरियड क्या बन जाएगा अगर मैं सॉल्व करूंगा? तो 2 पाई m बाय पूरा, यार डिफरेंशिएट करने की नीड नहीं है, उस इक्वेशन से ही अंदाजा लग जाता है। क्या मेरी बात समझे? याद करने वाले लोग याद भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है भैया, कितना याद करोगे? ठीक है, आगे चले। हो गया। हाँ जी, सर नीचे वाला जो x प्लस x2/2 है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा? ये नीचे वाला, हाँ ये दोनों। ये बेटा मैंने पुली कंस्ट्रेन से लिखी इक्वेशन। ये कंस्ट्रेन रिलेशन मैंने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाए थे, और मैंने बोला कि अगर मूवेबल पुली है और पुली का ये सिरा x2 से नीचे जा रहा है, मतलब x2 डिस्टेंस जाता है, ये वाला सिरा अगर x1 डिस्टेंस नीचे जाता है, तो पुली कितना मूव करेगी, या पुली के साथ अटैच जो चीज़ है वो कितना मूव करेगी? तो दैट इज x1 + x2/2। तो अब अगर मेरा ये सिरा फिक्स है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, तो वो जीरो। इसका अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा x हुआ तो ये वाले पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? x + 0/2 दैट इज x/2। तो ये पुली कंस्ट्रेन से मैंने रिलेशन लिखा है। अदरवाइज लॉजिकली भी मैंने ये बताया आप लोगों को कि अगर पुली नीचे खिसक गई x डिस्टेंस, तो यहाँ से मेरी x रस्सी ढीली होगी, यहाँ से मेरी x रस्सी ढीली होगी, और क्योंकि ये सिरा फिक्स है तो ओवरऑल यहाँ से कितना नीचे चला जाएगा? ये इधर का भी x और इधर का भी x, तो नीचे ही चला जाएगा कितना? 2x। तो अगर पुली x नीचे जाती है तो ये सिरा 2x नीचे जाएगा, या उल्टा कहें अगर ये सिरा x नीचे गया है तो पुली कितना नीचे खिसकी होगी? x/2। पुली x/2 खिसकी होगी तो स्प्रिंग भी कितना खिंची होगी? x/2। ठीक, चलो अगला केस एक बनाते हैं। आप थोड़ा सोचना और मुझे एनर्जी इक्वेशन लिख के बताना। अगर आपने एनर्जी इक्वेशन सही से लिख दी तो कर ले जाओगे। इस तरह से अरेंजमेंट है और ब्लॉक यूं लगा हुआ है, और ब्लॉक से हमेशा डिस्प्लेसमेंट x लेते हैं कि ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये अगर किसी x पोजीशन पर है, किसी x डिस्प्लेसमेंट पर है, जिस समय उसके पास वेलोसिटी कुछ v रही होगी, तो अब इस सिस्टम की क्या एनर्जी होगी ये सोचना है। इसमें यही सोचना है कि अगर ये x नीचे है तो ये कितना खिंच रहा होगा, और उसके हिसाब से एनर्जी सोचकर टाइम पीरियड बता दो क्या आएगा। बाकी लोग सोचो, सही है? सही है सर। कैसे? वही तो वो सोचने वाली बात है ना। एनर्जी की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी इसकी? काइनेटिक तो हो गई ½ mv²। पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल स्प्रिंग के पास ही है, कितना लिखें? अगर ये x नीचे गया है, x अगर ये नीचे गया है तो स्प्रिंग कितना खिंची होगी? 2x। ये समझ पाए कैसे? यस सर। क्योंकि यहां तो रस्सी फिक्स है, तो यहां रस्सी फिक्स है, तो 2x + 0/2 कितना हुआ? x। इसका मतलब ये पुली x नीचे गई होगी। पुली x नीचे जाने का मतलब ब्लॉक x नीचे गया होगा। क्या बात फिट हो रही है? बिल्कुल। तो ½ mv² और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? ½ k, और x की जगह हो गया कितना? 2x। यही टोटल एनर्जी हो गई। तो ये बन गया ½ mv² + ½ 4k x²। पीछे जैसी इक्वेशन होगी d/dt 0 करके पूरा सॉल्व करने की बजाय हम सीधे भी देख सकते हैं कि बस k की जगह 4k पड़ा हुआ है, तो एक्सप्रेशन में टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई
अंडर रूट ऑफ बताओ। आगे बढ़े। हाँ सर, क्लियर सर। 10 सेकंड। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट केस है, डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, याद रखना, कभी कभार हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। इफ स्प्रिंग हैज मास ms लिख देता हूं। स्प्रिंग हैज मास ms, तो जो टाइम पीरियड बनता है सिंपल इस तरह का अरेंजमेंट है, और इसमें स्प्रिंग का मास ms है और ब्लॉक का मास m है, तो इसका टाइम पीरियड जो बनता है दैट इज 2 पाई रूट ऑफ m प्लस ms बाय 3 बाय k। अभी के लिए ये याद रखो, ऑल्दो इस पे चांस बहुत कम है, कभी रिवीजन होगा तो डेराइव कर देंगे कि आता कैसे है, यहां अभी डेरिवेशन की नीड नहीं है। याद ही रखिएगा कि स्प्रिंग मास भी अगर दे देता है तो ms बाय 3 का टर्म जो है वो ऐड हो जाता है टाइम पीरियड में। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, तो पहला कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब अगर स्प्रिंग सीरीज में लगी हो तो दो स्प्रिंग है मेरे पास, लेट सपोज एक स्प्रिंग ये है और दूसरी स्प्रिंग मेरे पास ये है, और दोनों स्प्रिंग मासलेस हैं और सीरीज में लगी हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और ये m मास से अटैच है। क्या क्या जानकारी इससे पूछी जा सकती है उनको पहले वन बाय वन देख लेते हैं। जब ये पूरा मासलेस सिस्टम मतलब ग्रेविटी फ्री में लेके जाते हैं, वहां से समझने में चीजें आसान रहती हैं। अगर हमने कहा कि भैया इस पूरे अरेंजमेंट को, मतलब ये खिंचा होगा पूरा का पूरा अरेंजमेंट, और ये पूरा ब्लॉक जो है, और थोड़ा खींच देते हैं, ये पूरा ब्लॉक जो है डिस्प्लेस्ड हो गया, मान लेते हैं x डिस्टेंस से, समझना मेरी बात को। अगर ये पूरा ब्लॉक डिस्प्लेस्ड हो गया है x डिस्प्लेसमेंट से, तो ये x डिस्प्लेसमेंट आया कैसे होगा? पहले वाली स्प्रिंग खिंची होगी x1 लेंथ, दूसरी वाली स्प्रिंग खिंची होगी x2 लेंथ। दोनों स्प्रिंग्स की लेंथ अगर सीरीज में है तो दोनों स्प्रिंग्स की लेंथ जो खिंचाव हुआ होगा वो अलग अलग हुआ होगा, और कौन सी स्प्रिंग ज्यादा खिंची होगी और कौन सी कम खिंची होगी इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसकी स्टिफनेस ज्यादा है, किसकी स्टिफनेस कम है, या किसका के वैल्यू ज्यादा है और किसकी के वैल्यू कम है। अगर मान लो हल्की स्प्रिंग, पेन वाली स्प्रिंग एक किसी जड़ीली स्प्रिंग के साथ में लगी और तुम खींच रहे हो, तो बोलो कौन ज्यादा खींचेगी? खुद भी ऐसे सोचो एक बार, हल्की जो पेन वाली स्प्रिंग होगी वो ज्यादा खींचेगी ना। ठीक, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलोंगेशन होगा वो इलोंगेशन दोनों स्प्रिंग्स में कैसा होगा? अलग अलग हो सकता है अगर के की वैल्यू क्या हो। हाँ, तो एक पॉइंट तो अपन याद रखेंगे, ये वर्क एनर्जी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग
इलॉन्गेशन में डिफरेंट, ठीक। सेम क्या रहेगा, दोनों स्प्रिंग्स पे सेम क्या रहेगा, दोनों साथ में लगे हुए हैं तो हर जगह टेंशन सेम रहेगा, तो हर जगह टेंशन सेम रहने वाला है, मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, स्प्रिंग फोर्स इन बोथ स्प्रिंग विल सेम। क्या ये बात क्लियर है? तो K1X1 बराबर होगा किसके, इसमें कोई डाउट? ठीक, K1X1 बराबर K2X2। अच्छा, और X बराबर क्या होगा, जो X इफेक्टिव बन रहा है तुम्हारा, वो सम होगा किसका किसका, इन दोनों का, दैट इज X1 प्लस X2। और इसी चीज को अगर मुझे मान लो इसका इफेक्टिव K निकालना हो तो मैं कह सकता हूं कि जो भी ये चीज बन रही होगी स्प्रिंग फोर्स Fs के बराबर कर सकते हैं। और यही अगर इसको मैं एक किसी इफेक्टिव में कन्वर्ट करके देखूं, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहता हूं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम से कन्वर्ट करता हूं, एक स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट करता हूं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने एक स्प्रिंग मास सिस्टम से कन्वर्ट किया, जिसको कि मैंने एक्स पर डिस्प्लेस कर रखा है, और इसका के जो है वो के इफेक्टिव है। एक स्प्रिंग अगर मान के चलूं तो इसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो स्प्रिंग फोर्स बनेगा के इफेक्टिव इंटू एक्स। और अब अगर मैं यहां वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूं तो एक्स की जगह मैंने लिख दिया एफ एस बाय के इफेक्टिव, x1 की जगह मैंने लिख दिया यहां से एफ एस, यहां से इन दोनों को इक्वेट करा के बाय K1। आप चाहें तो फार्मूला भी याद रख सकते हैं, एफ एस बाय K2। तो इस केस में 1 बाय के इफेक्टिव क्या बन गया, अगर मैं इफेक्टिव के निकालूं सीरीज कॉम्बिनेशन का, दैट विल बिकम 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। किससे मिलता जुलता है ये फार्मूला? ये फार्मूला मिलता जुलता है आपका रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला ऐसे ही बनता था ना, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो हाँ, कैपेसिटर में भी, कैपेसिटर के फार्मूले से भी कह सकते हो कि कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का ऐसे ही फार्मूला होता है, ठीक। तो उससे भी ध्यान रख सकते हो। तो दो स्प्रिंग अगर साथ में सीरीज में लगी हैं तो दोनों में इलॉन्गेशन डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं एक केस में, अगर दोनों का के क्या हो, सेम हो जाए, ठीक बात। स्प्रिंग फोर्स दोनों में सेम होंगे, स्प्रिंग फोर्स मैंने इक्वेट करा दी और उसको स्प्रिंग एफएस के बराबर कर दिया, और जो इसका एलोंगेशन टोटल एक्स आ रहा होगा वो एक्स का x1 जो खिंचा होगा और इसका x2, इन दोनों का मिलकर ही x बन रहा होगा। यहां से हमने इसका के इफेक्टिव का एक रिलेशन बना दिया। तो ये रिलेशन आप याद रखिए, इसके डेरिवेशन की नीड नहीं है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है यहां पर, ये पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशन मेरा इंपॉर्टेंट है। 3 स्प्रिंग होती तो 1 बाय के इफेक्टिव 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3 हो जाता। और टाइम पीरियड अगर मेरे को यहां से लिखना होगा तो टाइम पीरियड मैं इस केस में जैसे 2 लगी हुई थी तो टाइम पीरियड ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई रूट ऑफ m बाय के इफेक्टिव, ठीक है। अब किसी ने कहा सर सीरीज कॉम्बिनेशन में किस किस केस में यही के इफेक्टिव बनेगा, तो कैसा भी सीरीज बना लो, कैसा भी सीरीज बना लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा के इफेक्टिव यही बनेगा। कहने का मतलब, किसी ने कहा सर ये ऐसा बना दिया K1 K2 और ये इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के इफेक्टिव, और के इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी कितनी, K1 K2 बाय K1 प्लस K2। ये कैसे लिख दी, समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है ना? इसको ही सॉल्व करके लिख दिया भाई, इसका एलसीएम लियो और सॉल्व करके देख लो तो इसको लिख सकते हो। अगर दो का रिलेशन बन रहा है के इफेक्टिव बराबर K1 K2 अपॉन
K1 प्लस, ये तो समझ में आता है ना भाई कैसे लिख रहे हैं? जी सर। तो ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, वो कोई भी केस उठा के दुनिया का रख लो तुम, वो सारे सेम से ही काम करेंगे। K1 K2 और ये ब्लॉक, इसका भी यही आएगा। आगे चलें। जी सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक मिनट बेटा, आगे बढ़े। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा और क्या कंडीशंस होंगी उनको देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो स्प्रिंग्स इस तरह से लगी होंगी और ऐसे ब्लॉक लगा होगा, या दो या तीन कोई भी हो सकती है, ऐसे ब्लॉक लगा होगा। और एक बात याद रखना, ये ब्लॉक कभी तिरछा नहीं हो सकता, ब्लॉक सीधा ही चलेगा। कई बार लोग कहते हैं सर तिरछा हो जाए, तो नहीं, सीधा ही रहेगा। तो सीधा रहेगा, और अगर ये एक्स नीचे जाता है तो आप एक बात बताओ क्या चीज सेम है इन दोनों। अगर ये एक्स इलोंगेट नीचे करता है, एक्स नीचे जाता है, तो इलोंगेशन क्या होगा? इलोंगेशन इज सेम। और अगर और बेहतर बोलें तो हम ये कह सकते हैं डिफॉर्मेशन सेम होगा। अब चाहे वो कंप्रेशन के फॉर्म में हो चाहे एक्सटेंशन के फॉर्म में हो, डिफॉर्मेशन सेम होगा। बट फोर्स के बारे में क्या आएगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों स्प्रिंग एक्स से डिफॉर्म हुई हैं तो इस पर फोर्स क्या लगेगा? इस पर स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा? K1x का, यही होगा स्प्रिंग का फोर्स इस पर। और इस पर स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा? K2x। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो सकते हैं? अलग अलग। स्प्रिंग फोर्स में डिफरेंट, बराबर एक ही केस में हो सकते हैं जब दोनों के क्या हो जाए? सेम। क्या ये बात क्लियर है? और तीसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं कि के इफेक्टिव कितना होगा इसके केस में, तो वो हो जाएगा K1 प्लस जो आपका रेजिस्टेंस के सीरीज ऐसा फार्मूला हो जाता है। सीरीज में R1 प्लस R2 होता था ना, तो इसमें पैरेलल में होता है K1 प्लस K2। ये केस भी पैरेलल है। और कैसा दिख सकता है पैरेलल? ये भी पैरेलल है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये भी देखो तो पैरेलल ही है। कैसे? ये भी पैरेलल ही है। कैसे? दोनों सेम केस हैं। कैसे? एक ही सी कंडीशन बन रही है ब्लॉक के ऊपर। अगर ये एक्स से नीचे गया तो जरा एक बात बताना, ये कितना एलोंगेट हुआ और ये कितना कंप्रेस हुआ? और अगर फोर्स की सेम कंडीशंस बन गई तो सेम रिजल्ट बन जाएंगे। तो इस पे अगर ये एक्स नीचे गया, ये एक्स इलोंगेट हुआ, तो ये कितना फोर्स से खींचेगा इसको? कितने? K1x से। ये बात समझ में आती है? और अगर ये एक्स से नीचे कंप्रेस किया तो इसको धक्का देगा किस तरफ? ऊपर की तरफ। कितने फोर्स से?
क्या ये और ये सेम है? यस सर। यस सर। इसमें भी k1x k2x ऊपर लग रहा है, इसमें भी k1x k2x ऊपर लग रहा है, दोनों केसेस क्या हैं? सेम। तो दो ये भी केस जो है वो किसका है? पैरेलल का ही केस हुआ। इसके लिए भी k इफेक्टिव क्या बनेगा? सेम k1 प्लस k2। और जैसे सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस आप रेजिस्टेंस के सॉल्व करते हो, वैसे ही सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस आपके इसके लिए भी सॉल्व हो जाएंगे के इफेक्टिव निकालने के लिए। क्वेश्चन कुछ देखते हैं। लोड कर लिया, आगे बढ़े या वेट करें थोड़ा सा? हो गया। हम्म। हम्म। हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन वाला में अगर दोनों स्प्रिंग का मटेरियल सेम लेना है हाँ, तो ये इफेक्टिव क्या बदल सकता है? 2k हो जाएगा फिर। हाँ, के हो जाएगा। हाँ, दोनों k हो जाएंगे। सर नीचे वाला तो कैसे है? उसमें k1 प्लस k2 इंटू एक्स mg को बैलेंस कर रहा होगा। नहीं, mg को तो हम अभी कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो mg लग रहा होगा तो mg लग रहा होगा तो इस पर डिपेंड करेगा कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पूछ रहे हो या कहाँ पूछ रहे हो, या किसी और पोजीशन पर। मीन पोजीशन पे सर। मीन पोजीशन पर ये x0 हुआ, ये x0 कंप्रेस हुआ होगा, ठीक है। हाँ। और k1 x0 प्लस k2 x0 mg के बराबर होगा। उसको फिर मैं वेरिएबल x नहीं ले सकता हूं, फिर वो मेरा x0 फिक्स पोजीशन हो जाएगी। उस x0 के टर्म से बचने के लिए ही हम सबको किस पे ले आए? ग्रेविटी फ्री स्पेस पे ले आए कि मेरा अननेसेसरी वो x0 टर्म ना आए। नहीं तो हर बार मेरा वो x0 टर्म आता है इक्वेशन में, और फिर वो मैं उसको सॉल्व करता हूँ, फर्दर आगे जाके कटता, तो मेरे लिए एक्सप्रेशन लंबे बन जाते। तो इसलिए मैं ग्रेविटी फ्री में ले आया, क्योंकि मुझे पता है ग्रेविटी का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक, आगे बढ़े। जी सर। चलो, अच्छा एक बात बताओ फटाफट से, एक बात बताओ फटाफट से। ये एक है, इसका k है, और एक और स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये इसका k है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? जल्दी से बता दो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, जल्दी बता दो। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2k। ये दोनों किस में लगे हुए हैं भैया? पैरेलल में। तो k इफेक्टिव कितना हो जाएगा? सीधे सीधे जल्दी बता दो। 2k, ठीक है। चलो ये बता दो मेरे को, यहां पर एक है ये k और ये एक k, और इसका k इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो। इतना समय क्यों लगाते हो? k/2 हो जाएगा, सॉल्व करके देख लो, करके देख लो एक बार, क्योंकि करके नहीं देखोगे तो खुद को तुम्हें पता नहीं चलेगा। चलो अगला बताओगे? बता पाओगे? चलो देखते हैं, देखते हैं, रुको। अरे रुक जाओ चाचा, टाइम पीरियड बता दो कितना आएगा। फोर के आ रहा है सर। यस सर। किसी को डाउट है इसमें? उसके को बता दीजिए। इसमें क्या बताएं ये बताओ। हाँ 4k कैसे आ गया वो? तुम बताओ, ये सारे कॉम्बिनेशन किसमें है? तो देखिए ऊपर वाले में तो 3k आ गया, वो समझ में आ गया। कहाँ 3k आ गया ऊपर वाले में? k। हाँ ये 3k आ गया, समझ में आ गया। हाँ हाँ। हाँ, और 3k और ये k किसमें है? पैरेलल है, सीरीज है, क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल में, लिखी नहीं। पैरेलल में जुड़ नहीं जाएंगे? यस सर। कितने हो गए? 3k प्लस k, यस सर 4k। समझ गए? नीचे वाले आप के नहीं लिखे हैं। हाँ नीचे वाला भी k ही है भाई, ठीक है यस भैया। ये हो गया 3k, देखो चारों पैरेलल। चारों पैरेलल में ही तो है। ये हो गया 3k और ये लग गया एक k, तो ये भी तो आपस में पैरेलल में ही है ना भाई। इसका मिला के कितना बन जाएगा? 4k। चलो अगला क्वेश्चन बता दो जल्दी से।
इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया से पता रहना चाहिए ताकि आप इसको फटाफट से क्या कर सकें, सॉल्व करके जवाब दे सकें। कितना आएगा टाइम पीरियड? इतने देर का क्वेश्चन है नहीं है वैसे ही है। इसका रिजल्टेंट कितना बचेगा? सीरीज में है ना ये, k/2, ये सीधा ऐड हो जाएगा प्लस के, पैरेलल में हो गया क्योंकि 3k/2। एक क्वेश्चन और करें। चलो इसको थोड़ा ना रिड्यूस करके देखते हैं। एक बार बताओ, सोच कर देखो, ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में है? पैरेलल में है, सीरीज में है? सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में, क्योंकि एक ही तार जा रहा है ना। सीरीज में है, पैरेलल में है? अरे डिजाइन मत देखा करो, लॉजिक देखा करो कि कौन सी चीज को सीरीज कहते थे, कौन सी चीज को पैरेलल को। दोनों में टेंशन सेम नहीं होगा। सर एक ही है। दोनों में टेंशन क्या आ जाएगा? ही रहेगा। सेम हो जाएगा। तो दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो इसको मैं कन्वर्ट करके ऐसा भी बना सकता हूं, एक बना दूं के इफेक्टिव और ये बना दूं, तो ये के इफेक्टिव मेरा कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दे, के इफेक्टिव कितना हो जाएगा? के इफेक्टिव हो जाएगा मेरा k1 k2 बाय, और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π√m/, अरे के इफेक्टिव नहीं यार, अभी पीछे केस पढ़ा है भाई मेरे, ये देखो यही केस तो है, ये वाला केस तो रहा ना ये। तो अगर ये के था तो कितना बन रहा है यहां पर? 4K। तो कितना आ जाएगा इसका? 4k इफेक्टिव, मतलब हो जाएगा 2π√m/4 k1 k2 k1 + k2। हाँ, ये दोनों सीरीज में है, ये समझ में आता है? नहीं, इलोंगेशन सेम नहीं होगा। इसका इलोंगेशन x1 होगा, इसका इलोंगेशन x2 होगा। लेकिन सर टी दोनों में बराबर लगेगा। दोनों में टेंशन सेम होगा क्योंकि एक ही तार है, तो सीरीज में है, तो के इफेक्टिव मेरा ये बन जाएगा। तो मैंने इस 2 को हटा के 1 लगा दिया और ऐसा केस बना दिया, और इसका मेरा टाइम पीरियड ये होता था, ठीक? वो मतलब एक साथ जुड़ा हो तो पहले में नहीं हो? कौन सा? पहले में नहीं होगा ये वही मैं कह रहा हूं, पहले सुन तो लो भैया। ये एक साथ लगा हुआ है ना तार, तो दोनों पर टेंशन सेम होगा या नहीं होगा? पहले सवाल ये है। अगर टेंशन सेम है तो सीरीज का कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या थी? सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या थी? स्प्रिंग फोर्स इन बोथ स्प्रिंग विल सेम। टेंशन ही तो यहां स्प्रिंग फोर्स हो गया ना, तो दोनों में स्प्रिंग फोर्स सेम है, तो इसके कारण दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। नहीं, देखने में तुमको दिख रहा है, पैरेलल की कंडीशन ये नहीं होती। पैरेलल की कंडीशन होती है जब आप इसको खींचोगे तो ये स्प्रिंग अलग तरह से खींचेगी और ये स्प्रिंग अलग तरह से खींचेगी, और ये कितना नीचे जाएगी। इस केस में अगर कोई कहेगी कितना नीचे जाएगा, तो अगर ये x1 खींचा, ये x2 खींचा, तो ये नीचे कितना जाएगा? ये जाएगा x1 + x2/2 कंस्ट्रेन रिलेशन से, ठीक है ना? तो दोनों जो है वो पैरेलल में नहीं है, ऑल्दो तुमको दिख रहा है ऐसा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। कौन से कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हमने इसको
इसको इसमें कन्वर्ट करके और बाकी फिर सॉल्व कर लिया इस केस को बना के, है ना। क्या आगे बढ़े? अगर दो मास सिस्टम अगर है तो उसके कैसे हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन समझिए, एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली का मास है m1, इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है, इसका मास है m2। और सोच कर देखो, यहां कोई ऐसा मतलब रिजिडनेस नहीं है, मतलब ये ट्रॉली मूव कर सकती है स्मूथली आराम से। सोच कर देखो अगर ये चीज ऐसे ऑसिलेट करने रही होगी अंदर, तो मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए ट्रॉली भी क्या कर रही होगी? ऑसिलेट कर रही होगी ऐसे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर ये सिस्टम इसके ऊपर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ट्रॉली भी साथ में क्या कर रही होगी? इस तरह से। ये अगर इधर जा रहा होगा तो ट्रॉली इधर ऐसे ऐसे कर रही होगी, ठीक। तो इस केस में, इस तरह के क्वेश्चंस के केस में टाइम पीरियड कैसे निकलता है उसके लिए, क्योंकि इसकी भी एनर्जी को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो वो टाइम पीरियड के लिए मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख दे रहा हूं। टाइम पीरियड इस तरह के केसेस में लगता है m रिड्यूस बाय k। आपको बस ऐसा ध्यान रखना है कि अगर दो मास सिस्टम ऐसे एक ही अरेंजमेंट से जुड़कर इस तरह से कोई ऑसिलेशंस कर रहे हैं तो टाइम पीरियड 2 पाई m रिड्यूस बाय k। और m रिड्यूस की वैल्यू क्या होगी? m रिड्यूस की वैल्यू, रिड्यूस मास है, रिड्यूस मास की वैल्यू हम लोग एक बार पहले बात कर चुके हैं कि क्या होती थी। हाँ, वो होती है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। अब बात करते हैं कि सर इसको दिखेगा कैसे, कैसे केस दिख सकते हैं। कुछ केसेस मैं बना देता हूं। जैसे यही चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता था कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर इसका मास है m1 और इससे एक अटैचमेंट लगा दिया m2। ये और ये दोनों बातें क्या है? सेम है। इसका टाइम पीरियड भी यही बनेगा। अरे इसी को कवर कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक। अच्छा, सोच कर बताओ अगर ये अरेंजमेंट ऐसा होता, क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या बदलाव आ जाते? क्या बदलाव आ जाते उसको भी सोच लेते हैं। यहां पर एक k1, यहां पर m, यहां पर k2। अभी बोलो क्या लगता है? ये m1, ये m2। अभी क्या क्या इक्वेशन हो जाएगी? अभी क्या फर्क पड़ेगा? k की जगह k इफेक्टिव आ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और k की जगह क्या आ जाएगा मेरा? मतलब k1 प्लस, समझ गए? अरेंजमेंट मेरा ये ऐसा बना, एक मान लो एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर मेरे दो मासेस हैं। एक मास यहां पर एक बॉल लगी हुई है m1 मास की, एक मेरी यहां पर m2 मास की बॉल लगी हुई है। और दोनों जो है, एक स्प्रिंग यहां से कनेक्ट है जिसका कि k इफेक्टिव k1 मतलब k1 है स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक स्प्रिंग यहां से कनेक्ट है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। और इस तरह से ये अरेंजमेंट क्या कर रहा है? इसके अंदर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। ये केस और ये केस, दोनों बातें क्या हैं? एनर्जी के फॉर्म से देखा जाए तो दोनों बातें एक ही है। इसका भी टाइम पीरियड फार्मूला क्या आएगा? सेम यही, 2 पाई अंडर रूट m1 m2 m रिड्यूस बाय k इफेक्टिव। सीधे टाइम पीरियड फार्मूला क्या लिख सकते हैं? इसका भी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m रिड्यूस बाय k इफेक्टिव। दो मास सिस्टम से ज्यादा तो आपको मिलने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे भी बहुत मुश्किल ही है कि दो मास सिस्टम भी बने, लेकिन इन केस अगर बन भी जाता है तो आप इस तरह से इसको लेके सॉल्व कर सकते हो।
क्या आगे बढ़े? कौन सा, ये वाला? देखिए इस अरेंजमेंट में एक ट्यूब के अंदर 2 मासेस हैं और 2 स्प्रिंग ऐसे लगी हुई हैं, और इस तरह से कंप्रेस करके छोड़ दिया तो कुछ ऐसा ऐसा ऑसिलेशन चल रहा होगा ना दोनों मासेस का। ठीक है, तो जहां पर भी आपको ऐसे 2 मासेस एक साथ एक मतलब एसएचएम करते हुए दिखे एक कॉम्बिनेशन में, तो फिर आप एम रिड्यूस का इस्तेमाल कीजिए। तो टाइम पीरियड 2 पाई एम रिड्यूस बाय के, और के में के इफेक्टिव ले लो, तो 2 स्प्रिंग मास सिस्टम में के इफेक्टिव। ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि रिजल्ट याद रखने में दिक्कत नहीं रहती है, आराम से याद रहता है, इसलिए आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। एक केस देखते हैं। अब देखिए स्प्रिंग के जैसे फोर्स कांस्टेंट को बनाकर, स्प्रिंग का जैसे फोर्स कांस्टेंट के हो गया, वैसे अलग अलग फोर्सेस में फोर्स कांस्टेंट बनाकर टाइम पीरियड लिखा जा सकता है। जैसे एक केस है मेरे पास, यहां एक मेरे पास वायर है, और इस वायर के लिए इसने ये बता दिया कि ये जो वायर है, इस वायर से एक मास m लटका हुआ है, इस वायर का यंग मॉडुलस y है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, लेंथ l है, टाइम पीरियड पूछ रहा है कितना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसको स्प्रिंग के कांस्टेंट जैसा के टर्म कुछ बना सकते हैं या नहीं, और बना सकते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। वैसे इसके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने सॉलिड्स में पढ़ाई थी, किसी को याद हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बनाता हूं। इसका फोर्स कांस्टेंट कितना बनेगा इस वायर के लिए? हाँ, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी? फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी? याद आ रहा है किसी को? नहीं? वाई ए बाई एल, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। एक बात देखो, जैसे स्प्रिंग को एलोंगेट करते थे एक्स डिस्टेंस पे, तो स्प्रिंग फोर्स एफ बराबर के एक्स बनता था ना, वैसे ही अगर मैं इसके फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या हो जाएगा? वाई बराबर डिफाइन क्या हुआ था अगर देखा जाए तो एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो यहां से एफ की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो एफ की वैल्यू हो गई होगी वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। देखा जाए तो एक तरीके से ये मेरा वही एक्स हो गया जो यहां डेल्टा एल पड़ा हुआ है। तो एफ और इलोंगेशन में, ये डेल्टा एल इलोंगेशन ही तो होता है, ये रिलेशन बन रहा है, और ये जो टर्म बन गया ये मेरा क्या बन गया? एक तरीके का बन गया क्या? फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट मतलब के जैसा एक टर्म बन गया। तो अगर मेरे पास इक्वेशन देखकर फोर्स कांस्टेंट निकल कर आ जा रहा है, क्योंकि यहां एक तरीके से आप देखो तो एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, और डेल्टा एल नथिंग सिमिलर एज एक्स, क्योंकि एक्स भी मेरा वही डिफॉर्मेशन है, कितना डिफॉर्म किया अपनी नेचुरल पोजीशन से। तो मेरे लिए देखा जाए तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ये हो गई, और अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट ये हो गया, मतलब के की वैल्यू मैंने कह दी इस सिस्टम के लिए वाई ए बाई एल हो गई, तो अब बताओ इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बताओ, सीधे सीधे निकल आए टाइम पीरियड। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, और कितना हो गया वो? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के की जगह डाल दिया वाई ए बाय एल। अरे क्या मेरी बात समझ पाए? इसी को अगर मेरे को ऐसे कह देता है, क्वेश्चन दे दिया उसने कहा कि भैया एक वायर लगा दिया, सुनना मेरी बात, जिसका यंग मॉडुलस वाई है, एरिया ए है, लेंथ एल है, एक ब्लॉक लगा दिया और एक स्प्रिंग लगा दी जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और कहता है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता दो। कहता है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता दो कितना होगा। तो एक बात बताओ, ये चीज है क्या? ये चीज इक्विवेलेंट यही तो बना सकते हैं हम लोग। यहां भी एक स्प्रिंग मान लें, यहां एम मास हो गया, यहां एक स्प्रिंग हो गई, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, यहां जो मैंने स्प्रिंग मान ली उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा इसके टर्म में? तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इसके टर्म में क्या लिख सकते हैं? वाई ए बाय एल, ये हमें पता है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? चलो बताओ, इसका हो गया सॉल्व। क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय कितना लिखे भैया? दोनों पैरेलल में हो गए ना।
मतलब अगर आप एक फोर्स कांस्टेंट निकाल लो, फोर्स कांस्टेंट कैसे निकलेगा, फोर्स और जो डिफॉर्मेशन है एक्स, उसके टर्म में एक रिलेशन बन गया प्रोपोर्शनलिटी का, तो जो टर्म आ रहा है वो तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट हो गया। आप फोर्स कांस्टेंट निकाल लोगे किसी भी तरह के क्वेश्चंस का, आप क्या कर सकते हो, आप जो है टाइम पीरियड निकाल सकते हो। बस आपको एक रिलेशन चाहिए होगा, जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है वो और जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है, एक्स, मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ठीक है, उनके बीच एक रिलेशन बनाना है, बस प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। हाँ जी, तो बैक स्लैप कीजिए ना। बैक कर दी और बैक करना है ये, नहीं हाँ जी बेटा। सर, अगर मुझे टेम्परेचर चेंज हो जाता है वो दे देता हल्का दे देता तो फिर वो वाला थोड़ा तेज बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? टेम्परेचर चेंज कर ठीक है, हाँ, वो देना तो देखिए तब फिर वो आगे में कैसे करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज करता तो तुम क्या फोर्स की इक्वेशन बना सकते हो उसके टर्म में, डेल्टा एल के टर्म में बन सकती है, अगर बन सकती तो वो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। हमें बेसिकली एफ प्रोपोर्शनल एक्स, और एक्स क्या है, मेरा डिफॉर्मेशन है, उसके बीच रिलेशन बनाना है। अगर वो बन गया तो मेरा फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, आई थिंक 10:45 तक ही होती है ना क्लास? हाँ हाँ क्वेश्चन था सर, हाँ जी, बताइए। वो भेजे थे उसको करा दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, जिसको जाना है अपना जा, घूमने टहलने जा सकता है। बोल रहे थे जो YouTube एक पिक्चर लगा था ना, तो उसका क्या होगा? किसका? YouTube ड्रॉ करके एक अरे वो आगे आएगा, मेरे को ये केसेस रह गए थे, मुझे एकदम से बाद में चिपका। हाँ ठीक है, हाँ जैसे सिलेबस में कार्नोट इंजन नहीं है तो क्या मॉड्यूल्स में अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो टेस्ट में आएगा क्या कार्नोट इंजन से? नहीं, कार्नोट इंजन तो सिलेबस में है भाई। नहीं तो कोई बोला कि थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लोग कट किया है, कौन बोल रहा? यहाँ सेक्टर का जो सेकंड की है। अरे नहीं भाई, हमने पढ़ाया है ना आपको। हाँ आपने पढ़ा है और क्वेश्चन भी बहुत सारा सकता है। हाँ, कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर हटा है और हीट पंप हटा है, उसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हटे हैं। कार्नोट इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पूरे चैप्टर से हो सकता है उसी से ही क्वेश्चन आए और किसी से क्वेश्चन ही ना आए तुम्हारा। क्वेश्चन भेज दिए सर। ठीक है, कार्नोट इंजन नहीं हटा है। हाँ बताइए कौन सा भेजा? अच्छा ये भेजा आपने, क्या भेजा है? फॉर ए पार्टिकल एस एच एम एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी। हाँ अच्छा बताओ, इसमें बताओ क्या दिक्कत क्या आ रही है? ये मतलब कॉस ओमेगा टी से बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कॉस ओमेगा टी बोली है इसने, हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ, मैक्सिमम होगी। नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर होगी ना। ये सर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब पोटेंशियल एनर्जी कॉस स्क्वायर का फंक्शन बन जाएगा। ये सर। तो पोटेंशियल एनर्जी कॉस स्क्वायर का फंक्शन बन जाएगा, तो कौन सा होगा पहले वाले ग्राफ में, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा? फर्स्ट होगा। फर्स्ट हो जाएगा। हमने जो ग्राफ बनाए हैं वो किस किस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के लिए बनाए हैं? साइन ओमेगा टी के लिए बनाए हैं। साइन ओमेगा टी, ये सर। ठीक है, cos- हाँ तो तो टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, पोजीशन के साथ तो क्या होगा, कोई चेंज होगा? कुछ भी इक्वेशन रखो, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो होगी। ठीक है, ये सर। एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगी। तो Yes, पोजीशन के साथ वाला कौन सा ग्राफ हो जाएगा? थर्ड वाला ग्राफ। ये सर। ठीक, ये सर। हाँ बेटा क्या करें, लास्ट वाला स्लाइड ये लीजिए। और कौन सा क्वेश्चन था किसी का? और है अभिषेक, अच्छा हम लोग पट्टा पाठशाला कुछ सिस्टम का, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है एक बार बता देंगे। और किसका है? और किसी का कोई क्वेश्चन था छूट गया उसमें? नहीं, चलो ठीक है, ठीक है जी, ओके थैंक यू। यही है लास्ट स्लाइड ना? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? यस सर। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।